सस्य श्यामला मातरम वंदे मज़हब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो शो होता है उसका नाम भैया जी कहीं नहीं होता है, होता सब कुछ उसमें भी वही है, लेकिन नाम नहीं होता। आज नाम होता है देश को जवाब दो। तो सवाल होते हैं, सवाल पूछते हैं लोग, जैसे लोग हर प्रोग्राम में पूछते हैं, और सवाल बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके की तरह होते हैं, अबोध बच्चों की तरह होते हैं, तीखे होते हैं कभी कभी सवाल, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों को लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो शो में आज शरीक होने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग सफर में हैं, यात्रा में हैं, कुछ लोग दिल्ली आए होंगे, कुछ की ट्रेन पकड़नी होगी। आपको ट्रेन पकड़नी है या आए? माता देवी के दरबार में जा रहे हैं, वैष्णो देवी, आपके प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 8:30 बजे की ट्रेन है। माता आपके सारे कष्टों का निवारण करें, सुख हो, समृद्धि हो, घर में खूब वैभव हो, आनंद हो, कष्ट सारे दूर हो। आपका आशीर्वाद। और जोर से सारे लोगों को बोलना चाहिए ऐसा ही हो। क्लैप करिए सबके लिए। जब आप शुभेच्छा रखते हैं, जब किसी से बोलते हैं, यकीनन वो यहां जाके लड़ती हैं और लड़ने के बाद फिर वापस आती हैं। ऐसा ही होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, जरूर कुछ बोलिएगा, बोल के जाइए। कहां से आना हुआ आपका? गाजियाबाद तो बहुत दूर है, कई 3-4, हाँ बगल में तो है, 3-4 दिन लगते हैं पहुंचने में। आपने बताया बिल्कुल इसी अंदाज में था। अरे मैं तो गाजियाबाद से। अरे उतनी दूर ना, पास आइए थोड़ा। जनाब कैसे हैं? कुछ बोलना है? हाँ सर, बोलना है। हाँ। तो इसमें आपके शो में सर मेरा एक मतलब ये 3-4 दिन पहले आपके प्रोग्राम में मैं थोड़ा पीछे था। अच्छा आगे आ जाइए, पीछे थे तो आगे आ जाइए। आज तो बहुत पूरा मौका है। वैसे सैटरडे में बड़ी भीड़ होती है। नमस्ते, कैसी हैं? घुटनों में दर्द तो नहीं है? किसी आदमी से इस उम्र में पूछना कि घुटनों में दर्द है या नहीं, ये बेवकूफी वाला सवाल लोग पूछते हैं। हम नहीं, हमारे दर्द, आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम ग्रेटर नोएडा से यहाँ देखने आए। अरे बाप रे, अरे अम्मा, आप एक मेरे साथ मतलब मेरा बेटा फोटो खींच ले। फोटो खींचना है? अरे एक नहीं दो खिंचाएंगे, पोते के साथ भी और दादी के साथ भी। जी जनाब, बहुत पीछे थे, आपको कुछ कहना था शो के बारे में, मैं लौट आया। एक एक्सपीरियंस सुनाना है। हाँ। कि जब मैं पीछे था तो एक लेडीज आपके शो को देखने के लिए, एक उसके मन में इच्छा थी, वो वहां से पीछे से वो देख रही थी कि आपका शो देखें, वो उसकी इच्छा थी। लेकिन जब वो आगे नहीं बढ़ पाई तो उसके आंख में निराशा थी और वो वापस जा रही थी। आपसे रिक्वेस्ट है
कि इस एरिया को लेडीज के लिए कर दीजिए, ताकि वो पीछे जो लेडीज लोग खड़ी हैं इच्छा लेकर के कि शायद हम इस शो में आगे आ सकें, तो वो देख लीजिए सर कैमरा उठा करके। लेडीज जो हैं, लड़कियां जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके लिए एक जगह आरक्षित होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं हाँ जी, यहाँ पर भी आरक्षण आ गया। नहीं आरक्षण नहीं आ गया, नहीं आरक्षण नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ होता है कि देखिए एक बात बताऊं मैं आपसे, शो तो मैं करता हूं, लेकिन जब तक मुझे लेडीज या लड़कियां या मैं श्री का बात कर रहा हूं, जब तक श्री, राम तो हैं लेकिन जब तक श्री ना दिखे मुझे शो में आनंद भी नहीं आता, बिल्कुल आनंद नहीं आता। वो आनंद ही तभी आता है जब मुझे श्री दिखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे शो बनता है मेरा रोज। मैं तो कहता हूं मैं जर्नलिस्ट बन ही नहीं पाया, बहुत कोशिश करी कि मैं बनना भी नहीं चाहता था जर्नलिस्ट, बहुत कोशिश करी। हाँ सच कह रहा हूं, मैं 26 साल से हूं, 27 साल 28 साल इस प्रोफेशन में हो गया। आज भी मानता हूं कि पूरी तरह पक नहीं पाया, करना कुछ और चाहता था, करने लगा कुछ। तो बस अब ये है कि शाम को जब आप लोग से मिल लेता हूं तो तसल्ली हो जाती है कि वाह बहुत अच्छा। तो आपका जो सजेशन है मैं जरूर ध्यान रखूंगा। और एक इधर वाला, वहां से यदि पीछे एक और रस्सी बांध दिया जाए डबल। हाँ। सर लड़कियां का हाइट जो है वो 5 से 5.5 फीट होता है। नॉर्मली यदि मेल चाहे तो थोड़ा पीछे रह सकता है, लेकिन वो नहीं रहता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर देवघर झारखंड के। देवघर झारखंड के हैं। सच तो यह है कि विमेन को, लड़कियों को आगे आने देना चाहिए। वो जब आते हैं आगे उनको देखेंगे, यकीनन वो देख नहीं पाते शो, पीछे ही खड़े रहते हैं। न तो कोई पानी पूछता है और न कोई उनको चाय। वो पिलाओ, वो पीछे तो को खड़ी हैं, देख रही है, मैं अभी को देख रही हूँ, पानी पिलाओ जी। मैं आ गया, खड़े रहिए सर जी। बाबू जी नमस्ते। बातचीत का सिलसिला आज जरूर शुरू करेंगे और जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ भी करा देता हूं। विनीत त्यागी जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभी शो शुरू नहीं करेंगे, अभी तो पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा, थोड़ी देर मन भर के बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रितु चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अनवर मिर्जा सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ शो में मौजूद हैं। ये तो हमारे मेहमान हैं जो आज का शो के बीच में रहेंगे, लेकिन मैं आया तो आप ही लोगों के लिए, ये सच है। सच ये है कि मैं आया आप लोगों के लिए हूं, आप ही से बात करना चाहता हूं। बात करूंगा, इधर से कर्नाटक का चुनाव का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने एक 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, लगभग 4.25 घंटे का, और बड़े मुद्दे उसमें बोले गए हैं कि वो जो पंजा है वो खाता है, सिर्फ 85% खा जाता है, 15% पहुंच जाता है। वो पुराने चीज से जोड़ा उन्होंने, जो राजीव गांधी ने कहा था। मैं मुद्दे जोड़ूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन ये मेहमानों की तरफ रुक करूं, इससे पहले मैं 2-4 लोगों से बात करना चाहूं। आप कहां से आना हुआ आपका? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है जी। कुछ कहना चाहती, कुछ मन में जो सोसाइटी के लिए या समाज के लिए जो आप कहना चाहते? रुको भाई, चुप रहो, आता हूं। मैं यहाँ उपस्थित सभी को एक अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप लोग कुछ कर सकते हैं तो जड़ों को मजबूत कर दीजिए। जड़ों का मतलब है कि अपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिएगा, ताकि जो हमारा समाज इस समय जिस हालात में हो रहा है वो ना हो, और आपसी भाईचारा बना रहे। आपसी भाईचारा बढ़े और जड़ों को मजबूत करिए। अब जड़ों को मजबूत करने का काम सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, तमाम समाज के वो जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सबका काम है। लेकिन हो कैसे? पत्रकार तो 1.25 घंटे बात कर रहा है गालियों पर, कि गाली कैसे चली, उधर से उधर आई गाली, इधर आई गाली। गालियों पर तो चर्चा चल रही है, कहां से संस्कारों पे बात हो। क्या नाम है? पहल। और आपका? इशिता। क्या बात है। वो जो पीछे छुप गई वो? शनाया। कहां से आए हो आप लोग सारे लोग?
तुम पुणे से, ये लोग दिल्ली से। किसके साथ आए हो? तुम मम्मी के साथ हो। मम्मी कहाँ है? मम्मी पीछे खड़ी है। वाह मम्मी, बहुत अच्छी बात है। पुणे से आए हैं शो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मेरठ से। नाराज है क्या? अच्छा लग रहा है। नहीं, आपने इस तरह से बोला ना, मुझे लगा मैं तुरंत पता पकड़ लेता हूँ कि नाराज है कि नहीं। लड़के आई हैं किसी से? नहीं, आपसे लड़ूंगी। मुझसे लड़िए, जरूर लड़िए। मैं समझ गया कितना लड़ना है आपको। यकीनन जरूर लड़िएगा। और घर पे जाके जो समय बीते वो अच्छा बीते। यहां लड़ लीजिए जितना आपको लड़ना है। प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, मैं उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। 2 दिन तक हनुमान बजरंग बली पे बात होती रही और लोगों ने कहा कि बीजेपी ने बोला कि बजरंग बली को लेकर कांग्रेस तो बोले ना कुछ, जो राम का मंदिर नहीं बनाया तो बजरंग बली पे क्यों बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सबसे ज्यादा बजरंग बली के मंदिर हम ही ने बनवाए हैं और उन्होंने बताया कि बेंगलोर से मैसूर के बीच में 25 मंदिर उन्होंने, कर्नाटक का रेफरेंस है ये, और अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। ये बात यहां पे थी। शुरुआत करता हूं एक एक करके और सिलसिले जोड़ता जाऊंगा। सबसे पहले मैं वीएचपी को दे देता हूं और उसके बाद इधर आ जाता हूं क्योंकि वीएचपी ने कुछ गतिविधियां करी हैं। जी, अच्छी बात है। अगर बजरंग बली के मंदिर पूरे कर्नाटका में बनाएगी कांग्रेस तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बजरंग उनके लिए वोट मांगेंगे फिर वीएचपी वाले? नहीं नहीं नहीं, जवाब दीजिए मेरा। अगर 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 आप वो मंदिर बनवाएंगे तो इनके लिए वोट मांगिए फिर। आपने तो किताब पे किताब पहली बार में ही रख दी, तो अब बोलने के लिए बचेगा क्या? नहीं नहीं, खूब बोलेंगे, हम ये प्रोफेसर हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन हनुमान जी से कुछ बुद्धि भी तो ले लें। हनुमान जी से बुद्धि भी तो ले लें। हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी को आदर्श बनाकर जो बजरंग दल वर्षों से काम करता आ रहा है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये सारी की सारी चीजें हनुमान जी में। ऐसे हनुमान भक्तों को आपने किसके साथ खड़ा कर दिया? पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के साथ, सिमी जैसे आतंकी संगठन के साथ। तो आप तो बेशर्म है, आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां पर एक तरफ देशभक्त लोगों का, हिंदुत्व की सुरक्षा रक्षा करने वाला, भारत की संस्कृति की सुरक्षा करने वाले बजरंग दल खड़ा है, वही दूसरी तरफ जो दुनिया के अंदर आतंक फैला रहा है, ऐसे सिमी और पीएफआई को। गजब है भाई। तुमने ताली क्यों बजाई भाई? तुम्हें क्या समझ में आया? बताओ भाई जल्दी से। क्या नाम है? कुणाल। क्या उम्र है? उम्र क्या है भाई? 8 साल। यहाँ आगे आओ, पास आओ। तुम्हें क्या समझ में आया जो वो बोले? कुछ नहीं, बस ताली बजा दिया। अच्छा जी, नाउ कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, पीएफआई और सिमी तो बहुत छोटे नाम है। हाँ, बड़ा नाम तो है आईएसआई, जिसके तार सीधे बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बड़ा देखिए, हमने, मैं तो कह दे रही, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। माफी मांगिए आप माँ की माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आईएसआईएस के साथ जुड़ा हुआ कौन? पीएफआई जुड़ा हुआ है। मैं आ रहा हूँ ऋतु, जस्ट ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आईएसआई के साथ में अगर आप बजरंग दल को ऐसे आप ब्लेम करोगे, एलिगेशन लगाओगे तो सरासर गलत है। माफी मांगनी पड़ेगी ये लेकर के आपको। गलत बात है। जैसे देशभक्त संगठन को सिमी के साथ जोड़ना और ऐसा आईएसआई के साथ जोड़ना सरासर निंदनीय। आप इससे माफी मांगिए, नहीं तो डिबेट नहीं होगी। ये समाज खड़ा हुआ है, आप माफी मांगिए। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ऋतु को माफी मांगे पहले। प्रोफेसर माफी मांगे। प्रोफेसर नहीं, आपने आईएसआईएस के साथ जोड़ा कैसे? आईएसआईएस के साथ जोड़ा कैसे? आईएसआईएस के साथ जोड़ा कैसे? अरे आप समझिए, जो कोरोना के अंदर, सुनिए, जो कोरोना के अंदर ऋतु सर कोरोना के अंदर लोगों की मृत्यु, मैं जरूर पूछूंगा आपसे, यू हैव टू क्लैरिफाई। कोरोना के अंदर लोगों की मृत्यु हुई, उनका परिवार उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसी लाखों बॉडीज को जलाने का काम किया है। आप बजरंग दल की बात करेंगे? जो बजरंग दल लाखों यूनिट ब्लड देता हो हर साल, और जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम आता हो, ऐसे बजरंग दल को आप आईएसआईएस के साथ जोड़ेंगे? आपको शर्म आने चाहिए। आप बेशर्म लोग हैं, आप माफी मांगिए। ऋतु, ये आपने क्यों बोला?
क्या फैक्ट है? फैक्ट दीजिए, फिर क्यों बोला ये? प्रतीक जी, तमाम मीडिया में, तमाम न्यूज में ये है कि ध्रुव सक्सेना का नाम जो है, और आपने 92 में कोशिश करी, आप हारे। आपने 92 में कोशिश करी बजरंग दल को बैन करने में, आप हारे। सिडनी पे कोर्ट ने बैन लगाया, मुंबई में कोर्ट ने बैन लगाया, बजरंग दल पे क्यों नहीं लगा? बिल्कुल गलत बात है। आपने ISIS के साथ क्यों जोड़ा? आपने बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऋतु गलत बोला, ये गलत बोला है आपने। यहाँ तो प्रतीक जी, ISI कैसे ISI? प्रतीक जी, ध्रुव सक्सेना का नाम बाकायदा इस चीज में आया, और ये तमाम भाई गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बोलेंगे ना आप, डिबेट में कुछ नहीं बोल देंगे ऋतु, ये गलत है। प्रतीक जी, क्या बजरंग, you have to say sorry, you have to say you have to slip, no, you have to say sorry, you have to say sorry। प्रतीक जी, क्या तमाम लिंचिंग में बजरंग दल का नाम नहीं है? तमाम लिंचिंग में गौ रक्षा के नाम पर जो है मासूमों का कत्ल करने में क्या बजरंग फैक्ट्स एंड फिगर पे मुकदमा चलेगा, लेकिन यो हाउ यू कैन कनेक्ट बीजेपी। देखिए, सबसे पहले क्लैरिफाई करें, क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है ये? अगर नहीं है, या तो ये माफी मांगे या फिर आप इन्हें डिबेट से बाहर निकालें। ये डिबेट इससे आगे नहीं जाएगी, या तो ये माफी मांगेंगी। प्रतीक जी, जो भी जितना मुझे फैसला लेना पड़ेगा ऋतु, यू हैव टू क्लैरिफाई इट। ऑफ कोर्स प्रतीक जी, संगठन का नाम ISIS कैसे जोड़ सकते हैं आप? नहीं जोड़ सकते। प्रतीक जी, देखिए, कांग्रेस ISI, एक सेकंड मुझे, अगर ऐसा होता अब तक बैन लग जाता हम पर। आज अगर ऐसा होता बैन लग जाता हम पर। क्यों नहीं लगा जी? परवेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ प्रतीक जी कि कांग्रेस की हिम्मत तो ये नहीं है कि वो ISI कहाँ से सीख लेकर अपनी किसकी आदर्शों पे चलती है उसका तो नाम नहीं ले सकते। इनकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल को टारगेट करने के लिए चलती है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई आधार है ना फैक्ट्स है। यहाँ पर उतर आते हैं जो ISI की जिस आतंकवाद के पैटर्न जो को हम एक दशक से ज्यादा से ग्लोबली देख रहे हैं, ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। सुनिए, उस पे ये बचाव में उतर आते हैं, आतंकवाद को ढाल बनाते हैं, कहते हैं केरला फाइल को बैन कर दीजिए, जहां पर हजारों की संख्या में केसेस, हर साल 3000 से ज्यादा केसेस आते हैं, सिर्फ केरला ही नहीं और देश और राज्यों में भी, और दूसरे देशों में भी चले जाइए, अफगानिस्तान, UK में सब जगह चले जाइए। अब जब उन समस्या पे बात करते हैं तो कहते हैं देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम। जी जवाब ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है बीजेपी। प्रतीक भाई 2018 के अंदर CIA की एक रिपोर्ट आई है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। और उससे पहले एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने भी बहुत कुछ लिखा है, तो देश को पढ़ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या मैं रिस्पॉन्स करें। और आज सोचिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को जान से मारने की धमकी किन लोगों ने दी है, और अगर उसके ऊपर सवाल बनता तो क्या कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? और परवेश वर्मा जी बताइए। ISI से जोड़ने का पीछे का लॉजिक में बात लो। मल्लिका अर्जुन देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दलित परिवार से आ रहे हैं, उनको और उनके परिवार को मारने की धमकी कौन लोग दे रहे हैं? तो उनके खिलाफ जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मैं क्लैरिफाई करता हूं। अगर किसी ने भी कहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चुपचाप बैठ जाइए वहां पे, उधर किनारे कोने पे, नाटक नहीं वहां पे, चुपचाप कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को धमकी दी है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और फौरी तौर पे कार्रवाई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ISI से why you have said it? देखिए, सबसे पहले तो ये सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है, उसमें कुछ पत्रकार हैं ना, राणा यूब जैसे, जो निरंतर देश के विरुद्ध लिखते हैं। आप एक ओपिनियन को फैक्ट बना के पेश करेंगे यहाँ पर। और जहां तक खड़गे जी की बात है, अब चुनाव ये हार चुके हैं, ये मान चुके हैं। तो आप सॉरी कह रही हैं या फिर मुझे फैसला लेना पड़ेगा? मैं प्रतीक जी पढ़ के मैं किसी की वेबसाइट पे नहीं मानूंगा, मैं किसी के हाउ आई कैन ऑथेंटिकेट, कोई भी चैनल हो, मेरा भी चैनल दिखाएंगे आप, तो मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। कुछ नियम है ब्रॉडकास्टिंग के, आप अगर किसी के लॉजिक के साथ कहेंगे तो लॉजिक ही होगा। यू हैव टू सिंपली से हाँ मुझसे गलती से निकल गया। ऋतु मुझे फैसला लेना पड़ेगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाना पड़ेगा मुझे और ब्रेक के बाद वापस आना पड़ेगा ना। हैव टू टेक अ डिसीजन। मातरम। प्रभु राम ने दंड दिया पर हुई न बुद्धि चंगी, कर्नाटक में बैन करेंगे अब ये दल बजरंगी। गाली पर भी मोदी जी ने अपनी धाक जमा ली, जय बजरंगी कह के रैली में बजवाली ताली। वो खिलाड़ी तुम अनाड़ी। राहुल की अध्यक्षता में खूब हारी कांग्रेस, परंपरा की धारा को तेज बहने दीजिए। इस बार कांग्रेसी अध्यक्ष श्री खड़गे जी हैं, एक श्रेय हार का उन्हें भी लेने दीजिए। आज टीवी का इतिहास बदल जाएगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर यह सफर है पाताल में मौजूद उस नागलोक का, जहां अमृत कलश छिपे होने का दावा किया जाता है। इस वक्त हम लोग जो है खाई में मौजूद है। इनको अगर इंसान देख ले तो हार्ट अटैक से प्राण निकल सकता है। अगर गलती से पैर फिसला तो यहाँ से आप सैकड़ों फीट नीचे पानी के उस कुंड में जा गिरेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। को ही कर ली थी, लेकिन जेलकर्मी के राउंड की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिर 2 मई को सुबह 6:10 पर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने टिल्लू पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने टिल्लू पर हमला करने से पहले दर्द की दवाई भी ले ली, ताकि पकड़े जाने पर जब उनकी पिटाई की जाए तो उन्हें दर्द ना हो। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जेल में बंद दूसरे कैदियों पर भी हमले की आशंका बनी हुई है, जिसे देखते हुए कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। टिल्लू पर हमला करने वाले राजेश बवाना को रोहिणी जेल में शिफ्ट किया गया, जबकि रियाज खान को मंडोली जेल भेज दिया गया। वहीं तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा की बैरक बदल दी गई। दीपक तीतर को भी तिहाड़ जेल में ही दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया। आशंका है कि तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के इन कैदियों पर दूसरे गैंग के कैदी हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई वीडियो में जिस वक्त गोगी गैंग के बदमाश जेल के अंदर टिल्लू पर हथियार से वार कर रहे थे, उस वक्त जेल कर्मी मौजूद थे। घटना के समय मुस्तैदी न बरतने और गलती करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। डीजी जेल ने जेल के 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 वार्डन को और 2 हेड वार्डन को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा डीजी तिहाड़ जेल की तरफ से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के 9 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उनके कमांडेंट को कहा गया। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो कि 2 मई को तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का ये वीडियो पुराने वीडियो से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि इस वीडियो में तो उसे मौत के घाट उतारने वाले बदमाश जेल कर्मियों के सामने ही उस पर हमला करते दिखे। दरअसल इससे पहले हमले में बुरी तरह घायल हो चुके टिल्लू ताजपुरिया को जेल कर्मी एक चादर में उठाकर बाहर लाते दिखे। जैसे ही वो लोग टिल्लू को लेकर गेट के बाहर निकले, दूसरी तरफ से उन्हीं बदमाशों ने उस पर जेल कर्मियों के सामने ही फिर से हमला कर दिया और बड़ी मुश्किलों से उन लोगों को वहां से हटाया जा सका। वीडियो में दिखा कि वहां करीब 10 से ज्यादा जेल कर्मी मौजूद थे, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वालों को डर नहीं लगा और उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया और धारदार हथियार से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। उनमें एक ने तो आखिर तक उसे नहीं छोड़ा और जाते जाते भी उसके मुंह पर एक लात मारी, जिसके बाद जेल कर्मियों ने तीनों हमलावरों को एक दूसरी बैरक की तरफ धकेल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाशों को उसकी जिंदा बचने का डर था। अगर वो बच जाता तो लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग की मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि दावे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें टिल्लू को जान से मारने का ऑर्डर दिया था। यही वजह था कि गोगी गैंग के तीनों हमलावरों ने टिल्लू ताजपुरिया को इस हद तक मारा कि वो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दावा किया था कि ये जेल में हुई गैंगस्टरों की झड़प का नतीजा था, लेकिन तिहाड़ जेल से जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसके बाद जेल कर्मियों के रवैये पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इसमें तो हमलावरों ने उनके सामने ही टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे आशंका जताई गई कि उसके मर्डर का प्लान काफी पुख्ता था और कई दिन पहले ही तैयारी की जा चुकी थी।
जिसके लिए जेल के अंदर हथियार जुटाने से लेकर उसे मौत की नींद सुनाने तक का पूरा ब्लूप्रिंट था। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के सामने आए दूसरे वीडियो में जिन 10 जेल कर्मियों के सामने उस पर दोबारा हमला हुआ, उसमें एक और चौंकाने वाली बात दिखी। वहाँ पर हाथों में लाठी लिए एक जेल कर्मी ने हिम्मत दिखाई थी और टिल्लू पर दोबारा हमला कर रहे बदमाशों को रोकने के लिए आगे भी बढ़ा था, लेकिन हमलावरों ने उसे डरा धमका दिया, जिसके बाद उनकी दहशत की वजह से वो भी पीछे लौट आया और बाकी के जेल कर्मियों की तरह सिर्फ तमाशबीन बनकर टिल्लू पर हमला होता देखता रहा। इधर गैंगस्टर अनिल दुजाना समेत कई अपराधियों के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कोई माफिया सरगना किसी को भी धमकी नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने हापुड़ में एक रैली के समय कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कभी उत्तर प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, अब उनके लिए संकट पैदा होता जा रहा है। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। वहीं इस रैली में मुख्यमंत्री विपक्ष पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने यूपी में हुए दंगों के लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार माना। आज कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उनकी सरकार के समय राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी पुलिस हर अपराधी पर कार्रवाई कर रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ की टीम ने मेरठ में मार गिराया। अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामलों के साथ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अपराधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई को रैली में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं ने भी सही बताया। गुंडे माफिया सब जेलों में हैं, ये प्रदेश छोड़ के भाग गए। कुछ रोज पहले ही योगी सरकार ने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई थी और अब इन गैंगस्टरों पर एक एक करके कार्रवाई हो रही है। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिल्ली के एक व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने धमकी दी और अब उसका एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया गया कि ये फोन एक प्रॉपर्टी डीलर को किया गया था और रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज 18 इंडिया नहीं करता। अरे नू नहीं मानने कि मैं नुकसान करवा का मानने का नू पता 2 दिन का टाइम दिया था ना, 5 दिन हो गए तेरा कोई ना रिप्लाई ना किम बात है। सही अपना मेरा शाम तक है ना रिप्लाई आ जाना चाहिए मेरे दौरे आगे फिर अपना बाज लिए जरा बाजना है कितना जा लिए तुम। दावा किया गया कि ये फोन कैलिफोर्निया से 17 अप्रैल को आया था, जिसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 27 अप्रैल को दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश नजर आए जो आगे जाकर रुके और मोटरसाइकिल मोड़ ली और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मोटरसाइकिल रोककर फायरिंग करने लगे। दावा किया गया कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर अक्षय के इशारों पर हुआ, जिसने पहले कैलिफोर्निया से फोन पर व्यापारी से रंगदारी मांगी थी और बाद में हमला करवा दिया, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद उसके गांव दुजाना में तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए गांव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस दौरान पुलिस के आलाधिकारी भी गांव पहुंचे और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि अगर किसी ने उपद्रव किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव की गली गली में गश्त बढ़ा दी गई है। इस दौरान गलियों में खामोशी नजर आई, लोगों के घर के दरवाजे भी बंद मिले। दुजाना गाँव अनिल दुजाना के अलावा सुंदर भाटी का भी गाँव है। इस गाँव में दोनों गैंग के बदमाशों के घर है। ऐसे में जैसे ही अनिल दुजाना के एनकाउंटर की खबर गाँव में पहुंची, गाँव में तनाव बढ़ गया। इधर सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अनिल दुजाना जेल से बाहर आने के बाद अपने गैंग को बढ़ाने में लगा था और इसके लिए वो अपने गैंग में नए लड़कों को शामिल भी कर चुका था। यही नहीं, अनिल ने विदेशों से भी हथियार मंगवाए थे। मेरठ में अपने गैंग का विस्तार करने के लिए आया था, इसके लिए इसने विदेशी हथियार भी खरीदे। यूपी पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों के साथ साथ एक कारोबारी को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए थे। यूपी एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के मेरठ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने फौरन मेरठ और उसके आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे मेरठ के एक इलाके में घेर लिया, लेकिन पुलिस की टीम को देखते ही उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने तत्काल एसटीएफ पे फायर खोल दिया। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुए। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की और अनिल दुजाना मारा गया। लेकिन अब गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में जो पता चला है वो हैरान करने। कर्नाटक में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में किया 26 किलोमीटर का रोड शो। कांग्रेस पर तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। बेलगावी की रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने बजरंगबली की जन्मभूमि पर उनका अपमान किया। एससीओ की बैठक में भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, विदेश मंत्री बोले पाकिस्तान को खाली करना होगा पीओके। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर एबे में चार्ल्स
तृतीय की हुई भव्य ताजपोशी। राज्याभिषेक समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत दुनिया भर के 2000 मेहमान बने साक्षी। बदमाशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था, लेकिन उस दौरान भी अनिल दुजाना फरार चल रहा था और दिल्ली समेत कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। यूपी में उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। उस पर 2002 में दिल्ली के पास गाजियाबाद में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक अहमद के करीबी खान सौलत हनीफ ने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की बात कबूल कर ली है और वो उमेश पाल की रेकी कर रहा था और उनकी लोकेशन शूटर तक पहुंचाई थी। जिसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया था और उसकी निशानदेही पर पिस्तौल और मोबाइल बरामद किया था। जिसके बाद पूछताछ में सौलत हनीफ ने खुद कबूल किया कि उसे मोबाइल असद ने ही दिया था, जिसके जरिए वो अतीक, अशरफ, असद और शाइस्ता के संपर्क में था। और 24 फरवरी को उमेश पाल के कोर्ट से निकलने की खबर उसने ही शूटर को दी थी। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अतीक गैंग का शूटर साबिर पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। उस पर 5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पहुंच से दूर है और खबर ये भी है कि वो बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। वहीं असद के दोस्त अतिन जफर से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटर साबिर 14 दिन के अंदर 2 बार प्रयागराज के चकिया पहुंचा था। 16 अप्रैल को वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ दिखा था और 2 मई को उसके अकेले चकिया में होने की खबर सामने आई थी। इस दौरान वो असद के दोस्त अतीन के घर भी गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर्स की जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी उसमें शूटर साबिर भी नजर आया था। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही शूटर साबिर, अरमान और बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पर हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आर्मी बेस कैंप में जवानों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने बड़े अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा गया। वहीं राजौरी में मुठभेड़ वाली जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, जिन्हें घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए लगाया गया। खोजी कुत्ते घने जंगलों में जवानों के साथ गुफाओं में दहशतगर्दों की तलाश करेंगे। उधर राजौरी के जंगलों में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी है। मुठभेड़ के 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद मौके पर सुरक्षा बल के और दस्ते पहुंच गए हैं और पूरे इलाके पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि आतंकियों की एक एक हरकत को देखा जा सके। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों के 4 से 5 ठिकानों को घेर लिया है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके की सेना और स्पेशल फोर्स की 9 टीमों ने घेराबंदी की है। उधर आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। टिल्लू हत्याकांड मामले की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों की कस्टडी लेने से पहले क्राइम स्पॉट की जांच करेगी और तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 8 और 9 का मुआयना करेगी, जिसकी जांच के बाद हमलावरों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं अब तक की जांच में ये सामने आया है कि आरोपियों ने टिल्लू की हत्या की प्लानिंग 1 मई को ही कर ली थी, लेकिन जेलकर्मी के राउंड की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिर 2 मई को सुबह 6:10 पर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने टिल्लू पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने टिल्लू पर हमला करने से पहले दर्द की दवाई भी ले ली, ताकि पकड़े जाने पर जब उनकी पिटाई की जाए तो उन्हें दर्द न हो। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जेल में बंद दूसरे कैदियों पर भी हमले की आशंका बनी हुई है, जिसे देखते हुए कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। टिल्लू पर हमला करने वाले राजेश बवाना को रोहिणी जेल में शिफ्ट किया गया, जबकि रियाज खान को मंडोली जेल भेज दिया गया। वहीं तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा की बैरक बदल दी गई। दीपक तीतर को भी तिहाड़ जेल में ही दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया। आशंका है कि तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के इन कैदियों पर दूसरे गैंग के कैदी हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई वीडियो में जिस वक्त गोगी गैंग के बदमाश जेल के अंदर टिल्लू पर हथियार से वार कर रहे थे, उस वक्त जेल कर्मी मौजूद थे। घटना के समय मुस्तैदी न बरतने और गलती करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।
डीजी जेल ने जेल के 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 वार्डन को और 2 हेड वार्डन को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा डीजी तिहाड़ जेल की तरफ से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के 9 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उनके कमांडेंट को कहा गया। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो कि 2 मई को तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का ये वीडियो पुराने वीडियो से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि इस वीडियो में तो उसे मौत के घाट उतारने वाले बदमाश जेल कर्मियों के सामने ही उस पर हमला करते दिखे। दरअसल इससे पहले हमले में बुरी तरह घायल हो चुके टिल्लू ताजपुरिया को जेल कर्मी एक चादर में उठाकर बाहर लाते दिखे। जैसे ही वो लोग टिल्लू को लेकर गेट के बाहर निकले, दूसरी तरफ से उन्हीं बदमाशों ने उस पर जेल कर्मियों के सामने ही फिर से हमला कर दिया और बड़ी मुश्किलों से उन लोगों को वहां से हटाया जा सका। वीडियो में दिखा कि वहां करीब 10 से ज्यादा जेल कर्मी मौजूद थे, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वालों को डर नहीं लगा और उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया और धारदार हथियार से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। उनमें एक ने तो आखिर तक उसे नहीं छोड़ा और जाते जाते भी उसके मुंह पर एक लात मारी, जिसके बाद जेल कर्मियों ने तीनों हमलावरों को एक दूसरी बैरक की तरफ धकेल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाशों को उसकी जिंदा बचने का डर था। अगर वो बच जाता तो लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग की मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि दावे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें टिल्लू को जान से मारने का ऑर्डर दिया था। यही वजह था कि गोगी गैंग के तीनों हमलावरों ने टिल्लू ताजपुरिया को इस हद तक मारा कि वो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दावा किया था कि ये जेल में हुई गैंगस्टरों की झड़प का नतीजा था, लेकिन तिहाड़ जेल से जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसके बाद जेल कर्मियों के रवैये पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इसमें तो हमलावरों ने उनके सामने ही टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे आशंका जताई गई कि उसके मर्डर का प्लान काफी पुख्ता था और कई दिन पहले ही तैयारी की जा चुकी थी, जिसके लिए जेल के अंदर हथियार जुटाने से लेकर उसे मौत की नींद सुनाने तक का पूरा ब्लूप्रिंट था। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के सामने आए दूसरे वीडियो में जिन 10 जेल कर्मियों के सामने उस पर दोबारा हमला हुआ, उसमें एक और चौंकाने वाली बात दिखी। वहां पर हाथों में लाठी लिए एक जेल कर्मी ने हिम्मत दिखाई थी और टिल्लू पर दोबारा हमला कर रहे बदमाशों को रोकने के लिए आगे भी बढ़ा था, लेकिन हमलावरों ने उसे डरा धमका दिया, जिसके बाद उनकी दहशत की वजह से वो भी पीछे लौट आया और बाकी के जेल कर्मियों की तरह सिर्फ तमाशबीन बनकर टिल्लू पर हमला होता देखता रहा। इधर गैंगस्टर अनिल दुजाना समेत कई अपराधियों के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कोई माफिया सरगना किसी को भी धमकी नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने हापुड़ में एक रैली के समय कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कभी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है। शो से पहले मैंने कहा था कि मुझे जरूर उस बयान के बारे में, बैठ जाइए चुपचाप वहीं पे जहां खड़े थे, वहीं बैठिए नीचे, बैठिए नीचे। मैंने कहा था बयान के बारे में जिसमें कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने बजरंग दल के बारे में ये बोला था। मैंने जानकारी निकाली, दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने भाजपा से जुड़े पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने की अनेक जानकारियां मिल जाएंगी। ABP की उन्होंने एक चैनल का नाम लिया है, उस खबर के लिए अवश्य देखें। ऐसा उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के एक ट्वीट पर मुझे मिली है जानकारी। लेकिन मैं आपको बता दें, किसी एक ट्वीट पे, क्योंकि कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं इस खबर को, आपकी इस खबर को जो आपने बयान दिया उससे अलग करता हूं, शो से अपने उस बयान को अलग करता हूं और आपको भी एक हिदायत देता हूं कि इस बयान को लेकर यहां पर अब दोबारा हम चर्चा नहीं करेंगे, ये मैं आपको बोलता हूं, ठीक है जी। थिंग इज फिनिश। जो हमारे ठीक है साहब, विशुद्ध परिषद, ठीक, थैंक यू। विनीत त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी VHP का, रघुवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट, अंबर जैदी और हमारे साथ अनवर मिर्जा जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं जी। देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना नहीं की जा सकती है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, विज्ञान के निधान उन्होंने बोला। और इनका समाजवादी पार्टी है, और ध्यान से सुनना। हाँ जी, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया समाजवादी पार्टी। बहुत। कहां से आए हो? यूपी। यूपी में कहां से? जिला भदोही। अरे बस ध्यान से सुनना, आगे। विज्ञान इनका क्यों ठीक नहीं है? विज्ञान इसलिए ठीक नहीं है, बीजेपी वालों का। हाँ, क्योंकि यही बताते हैं कि अगर बादल होगा ना तो रडार पकड़ नहीं पाएंगे, हेलीकॉप्टर जाएगा। ये वही लोग हैं जो नाली की गैस से चाय बना लेते हैं, ये वही लोग हैं जिनका विज्ञान जीरो है। ये किसे आदर्श मानते हैं? नाम केवल बजरंग बली का है, बजरंग मुनि को अपना आदर्श मानते हैं, जो दूसरे धर्म की महिलाओं के लिए अनाप शनाप। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमिति के संगी। जो कुमति है ना इनकी विपक्ष वालों की, उसकी सजा इनको कर्नाटक में मिलने वाली है और समाजवादियों को तो उत्तर प्रदेश में बार बार मिल रही है। और जो भगवान श्री राम का और बजरंग बली का काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनको जनता बार बार चुन के भेज रही है। अभी आज मोदी जी ने क्या कहा, देखिए, इनके पास एक ही मुद्दा बचा है कि जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके संरक्षण में खड़े होने का, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। वही काम मेरी बहन ने आज कर दिया। यहां पर करा क्या इन्होंने? जो PFI है वो कैसे हमारे युवाओं को यहां से बरगलाकर एक साजिश के तहत दूसरे देशों में ले जाते हैं। केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म भी आई है, आप सब लोग जाके उसे देखिए भी, किस तरह से ये ले जाते हैं, हमारे युवाओं को भटकाते हैं और उनका धर्मांतरण करते हैं गलत तरीकों से, कर्नाटक के अंदर भारतीय और उनको संरक्षण देने का काम ये कैसे करते हैं? जब ये जो केरला फिल्म की बात कर रहे हैं ना, उसमें उसके टीजर में 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण बता रहे थे। अब टेलर आते आते 3 पे आ गए हैं। ये किसकी बात करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मानसिकता बजरंग मुनि वाली किसके दल में थे? सुबोध कांत को। प्रतीक जी, मैं ऐसे मुद्दों पे बहुत सालों से काम करती हूँ और मुझे पता है हर साल 3,000 से ज्यादा केसेस आते हैं। वो हजारों में केसेस हमेशा से है, 10 साल से ज्यादा से। कहानी 3 लड़कियों की है। आपको ये जानने की जरूरत है, आप एक बहुत खतरनाक जो आतंकवाद का पैटर्न है उसको अपनी राजनीति के लिए ढाल बताने। अरे आपको कोर्ट में केसेस, पुलिस के आंकड़े, आपको किस पे भरोसा है? आपको विदेशी CIA पे भरोसा है, विदेशी मीडिया पे भरोसा है, देश के संस्थान पे, पुलिस पे, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्या केंद्र सरकार सो रही थी क्या? केंद्र सरकार कहाँ थी? 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण हो गया, विदेश चली गई, वो केंद्र सरकार कहाँ थी? गृह मंत्रालय। हाँ, बुलडोजर बाबा, किसको याद आ रहा बुलडोजर बाबा? मैं आ रहा।
क्या नाम है बेटा? निशिता। किस क्लास में हो? 7th। अरे बेटा तुम ना पढ़ो इन चक्करों में। अभी कोई एक बयान दे गया, मुझे मेरे पसीने छूट गए, मुझे सारा खोज के लाना। अरे रुकिए सर, मत एक्सपोजर। मैं बच्चों को एक्सपोजर देने के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं। उनको बोलना बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा मन है कुछ बोलने का तो पहाड़ पे बोलना, नदी पे बोलना, चित्र पे बोलना, इन सब पे बोलना, लेकिन इन सब चीजों पे मत बोलना जो यहाँ पे हो रही है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। मैं आऊंगा आपके पास। जी बोलिए। अच्छा क्या बोलना था ये बताओ। मुझे बोलना था कि हमें धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। जी जी। बजरंग दल का इतिहास हिंसा में संलग्न रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बजरंग दल को बहुत बार मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की सूचियों में डाला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बजरंग दल हिंदुओं की ठेकेदारी करना बंद करे। ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये हिंदुओं की ठेकेदारी करना बंद करे। ये हम बताएंगे कि बजरंग दल को ठेकेदारी हिंदुओं की लेनी चाहिए। ये वायनाड से नहीं चलेगी यहाँ की कमांड। और दूसरी बात, ये यहाँ की NIA एजेंसी और यहाँ की CBI एजेंसी तय करेगी। आप कौन होते हो तय करने वाले? यहाँ गलत बात है बिल्कुल ये, और मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। अरे ज्यादा बहस नहीं, एक दूसरे पे बहस नहीं, हल्के हल्के में रखो सब चीज। बता दीजिए कि सब बढ़िया चल रहा है। हाँ बता दीजिए जी। आ रहे वन बाय वन। ऋतु है प्रवीण। हाँ। प्रतीक भाई, अभी यहाँ पर मेरी बहन अंबर खड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि जो है 32,000 का। रुको भाई, हल्ला नहीं। बात तुमने अपनी बात कह ली, उनको भी अपना कहने का हक है। दोनों ने बराबर कहा। जी। 32,000 का कुछ आंकड़ा केरल स्टोरी बता रही थी। इसी सवाल के ऊपर गृह राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। या तो वो गृह राज्य मंत्री झूठ बोल रहे थे या ये पिक्चर सच बोल रही है। दो में से एक ही चीज हो सकती है। दूसरी चीज अब आ रहा हूं आज के जो मुद्दे हैं। 40% कमीशन की जो सरकार है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री बनता है, 500 करोड़ का जो है आप मंत्री बनता है, उसके ऊपर तो जनाब खामोश है। लेकिन वही धार्मिक मुद्दे लेकर के आते हैं। डबल इंजन की सरकार बता नहीं पा रही है। और आज त्रिपुरा के अंदर जो हालात खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर नहीं बोला जा रहा है। राइट। ऐसा है, बजरंग दल पर बात करी मेरे भाई आराम से वन बाय पेड़ खराब हो जाएगा, छोड़ दो। ऐसा है, बजरंग दल पर अगर कोई आपत्ति होती इस देश की हुकूमत को, अरे बजरंग पुनिया भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए 92 में। ठीक है, मैं सुन लिया। 92 में 92 के अंदर भाई आराम से बहुत आराम से 92 में कांग्रेस की सरकार ने प्रयास किया और यहीं के दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और वो जांच करा और जांच में पाया गया किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गैर कानूनी एक्टिविटीज में बजरंग दल को नहीं पाया गया, बल्कि ये पाया गया कि सेवा के कार्य करने वाला संगठन जो है बजरंग दल है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये उस कमेटी की रिपोर्ट कह रही है और कांग्रेस के राज की रिपोर्ट है। कांग्रेस के राज में वो बनाई गई थी। इसलिए बजरंग दल को लेकर के जो आपके कुछ लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं वो निकाल दे। बजरंग दल देश के और समाज के लिए काम करता है। ये जो करोड़ों काम करता है जी। प्रतीक जी, बजरंग दल वही बजरंग दल है ना जो सुबोध खान की हत्या में जिसका हाथ था, वही बजरंग दल है ना जो राजस्थान से 2 लोगों को लाके बीजेपी शासित जो है हरियाणा में लिंच किया गया, उसमें भी बजरंग दल का हाथ आया। वही बजरंग दल है ना जिसने मध्य प्रदेश में 2 ट्विंस छोटे बच्चों की किडनैपिंग और हत्या में जिस बजरंग दल का हाथ था। वही बजरंग दल है ना जो तमाम तरह की लिंचिंग में जिसका हाथ है, तमाम तरह की तस्करी में जिसका हाथ है, तमाम तरह के दंगों में जिसका हाथ है, उसी बजरंग दल की बात। देखिए, सुन लीजिए, जब भी हिंदू हितों का हनन होगा बजरंग दल हाथ नहीं अपना पैर भी डालेगा, उसे पैर डालेगा और वहां खड़ा हो जाएगा। हिंदू हितों के साथ अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हिंदू समाज में को हम पर विश्वास है। हमेशा जब भी दिक्कत होती है, चाहे लव जिहाद के विषय देखिए, हिंदू समाज के लिए हम खड़े होते हैं और हमें गर्व है कि हिंदू समाज हम पर विश्वास करता है। आराम से बैठो, चुपचाप बैठो। मैं आराम से। प्रतीक जी, मैं अपने बजरंग दल के जो भाई हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप ही खाली हिंदुओं के हकदार नहीं है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। यहाँ पर आके चोला पहन के
सिर्फ ये मत दिखाइए कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं। हम सब हिंदू भाई, मुस्लिम भाई एक साथ रह रहे हैं। और पहली बात, आज की जो बात थी, आज आपको सबसे पहले आकर उन सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन करना चाहिए था। आपके प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। कल हुआ, कल हुआ सर, आज नहीं हुआ, कल हो गया। आज उनको शांति दिख रही है। मणिपुर में इतना बुरा हाल चल रहा है, उसके लिए यहाँ से कुछ कहना चाहिए कि मणिपुर के लोग, मैं विनती करता हूँ मणिपुर के लोगों से कि जो भी हिंसा हो रही है उसको रोकना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री शांत बैठे। देखिए, प्रश्न केवल, अरे भैया रुक जाइए, 40% 40% की सरकार जाने वाली है और 100% की सरकार कांग्रेस आने वाली है। देखिए, प्रश्न केवल बजरंग दल का नहीं है। आराम से, आराम से। अरे आराम से, आराम से। क्या नाम है बेटा? मेरा विकास पाठक नाम है। विकास पाठक, एक मिनट क्या प्लीज। विकास पाठक कहाँ से आए हो बेटा? ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से। क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, किस कॉलेज में और क्या कर रहे हो? मैं बीएससी एग्रीकल्चर में हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर में। तो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम अब कब होगा तुम्हारा? मेरा हो गया है। हो गया? कैसा हुआ पेपर? नहीं, काफी टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है। हाँ, मैं आऊंगा, उस औरत पे भी आऊंगा। आप आ जाओ। जी जी। देखिए, सवाल केवल बजरंग दल का नहीं है। हाँ जी, पूरा करना। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़िए आप। इन्होंने कहा है कि गोरक्षा का जो कानून है उसे भी वापस करेंगे, एंटी कन्वर्जन कानून जो है उसको भी वापस करेंगे। और कैसे कांग्रेस की सरकारों ने पीएफआई के केसेस को वापस लेने का काम किया था, वो सब भी हमने देखा है यहाँ पर। ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही यहाँ करते आए हैं। और जहां तक ये कमीशन, प्लीज बैठिए ना, कमीशन की सरकार की मेरा भाई बात कर रहे थे। बैठिए, समाजवादी बैठिए। एक उदाहरण आपको, चुनाव में खड़े नहीं होंगे, वैसे खड़े रहेंगे। एक उदाहरण आपको देता हूं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने बताया कि किस तरह से 85% जो है वो खा लिया जाता है और केवल 15% पहुंचता है। मैंने सुना। कर्नाटक का उदाहरण, भाग्य लक्ष्मी स्कीम आई 2013 में, 3 लाख परिवारों को हमने दी। कांग्रेस की सरकार आते ही वो 78,000 परिवारों तक पहुंची। पुनः हमारी सरकार हुई और अब 3 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलता जी। एक बदल के पूछे, मैं दूसरे तो बोले। अरे उस बच्चे से तो पूछा ही नहीं था अभी सवाल। जी बोलिए। बाबा जी के चक्कर में रह गया तुम्हारा। जब हम स्कूल में थे तो हमको सिखाया जाता था कि हम स्कूल में थे कि हमारा देश महान कैसे है, भारत महान कैसे है, कि इसमें एक विधान सब संविधान था, एक तिरंगे के नीचे सब हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार से रहते थे। शुरू से ये पढ़ा है हमने। अभी आके 2014 के बाद सर इतना मतलब ये हो गया है कि इतना कट्टरवाद फैल गया है कि उससे मतलब बहुत नफरत हो रही है। इसके साइड इफेक्ट भी गलत आ रहे हैं। मैं खुद हिंदू में ब्राह्मण हूँ, पर ये नहीं होना चाहिए। देश पढ़ाई के ऊपर जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और आप कहाँ फंसा देते हो? समाजवाद में, जातवाद में, हिंदूवाद में, मुस्लिमवाद में, समाजवाद में भी। सुनो, अब समाजवाद में भी फंसा रहे हैं ना, समाजवाद में भी फंसा रहे हैं। आप मेरा थोड़ा पूरा सुने। अब होता क्या है, अभी ये मुद्दा क्या चल रहा है, बजरंगबली मंदिर का, मस्जिद का, इसका मुद्दा चल रहा है। इसका नहीं चाहिए मुद्दा। अब आगे बढ़ाओ देश को, रोजगार का मुद्दा। वो समझने ने वो परेशान है, वो समाजवाद बोल गए, वो समाजवादी उसे नहीं मतलब। जी, वन बाय वन। हाँ जी। संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निराना। और देखिए, विपत्ति आने के, देखिए कांग्रेस का हाल देखिए कि देखिए क्या, जल्दी बोलिए ना। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, पीएफआई के ऊपर बैन लगाती है तो आपको दर्द होता है। उसके बाद आप बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं। कांग्रेस क्यों? क्योंकि पीएफआई आतंकवादी गतिविधि में शामिल होती है और बार बार रही है। इसी का राजनीतिक संगठन एक है एसडीपीआई, और वो कांग्रेस के लिए काम करती है, कांग्रेस का समर्थन करती है। अरे रुकिए भाई, यहाँ बैठिए। किसी के खड़े रहो। कहाँ से आए बेटा? गोरखपुर से। क्या नाम है तुम्हारा? रुको यार, बैठ जाओ। तुम लोग बहस वैसे नहीं कर रहा है, बैठ जाओ, बैठो चुपचाप वहां पे। कहाँ हम भी चक्कर में फंस गए। कहाँ जाना था तुम्हें? हाँ, कहाँ जाना था? रुको भाई, ऑटो वाले, रोज बोलना है। घर में नहीं बोलोगे, यहाँ बोलोगे आके। वहां चुप हो जाते हो घर में जाके। क्या नाम है बेटा? दीपा। एक मिनट रुको। क्या नाम है बेटा? दीपा, गोरखपुर से आई। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं। आज कैसे आना हुआ कॉनॉट प्लेस में? आज एक्चुअली मैं मैच की वजह से आई थी। मैच? कहाँ पे मैच था? मैच है ना आज दिल्ली का। हाँ, आज दिल्ली का मैच है ना। अच्छा, आईपीएल वाला। ओहो, अच्छा उसके लिए आए थे। हाँ जी।
तो जा रहे हैं अभी? नहीं, मेरा कजन ब्रदर जो है वो जा रहा था, तो मैं उसको ड्रॉप करने आए थे। तो यहाँ पे रुक गए आके? रुक जाओ भाई, जिसको ज्यादा जल्दी वो निकल ले। ट्रेन हम बताते थे कहाँ से जाती है। चुपचाप खड़े रहो, ठीक है। और आप कहाँ से आई? सर मैं हरियाणा से। हरियाणा से? कैसे आना हुआ? सर काम की तलाश में। काम की तलाश है? क्या किया हुआ है आपने? सर डिप्लोमा सिविल से। डिप्लोमा सिविल से और काम की तलाश है? नहीं, आपने ढंग से काम नहीं ढूंढा है। आओ तुम्हारा इधर अंदर आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा शर्मा। भाई चुप रहो, मैं बजरंग बली बात करूं तब तुम्हें दिक्कत, अब मैं जो रोजी रोजगार बात कर रहा हूं तब तुम्हें दिक्कत। सुनो ना, चुपचाप चुपचाप खड़े रहा करिए, आपसे मुझे बहुत चिढ़ होने लगी है फिर। हाँ बेटा, तो सिविल में क्या किया? डिप्लोमा? कहाँ कहाँ गए तुम? सर मैंने दिल्ली भी कोशिश करी, चंडीगढ़ भी। तो क्या दिक्कत क्या आती है? सर यही बोलते कि एक्सपीरियंस होगा तभी जॉब मिलेगी, अब फ्रेशर को कोई चांस नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन होगा? अब ये तो है नहीं कि इतना तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं देते। अब ये तो है नहीं कि घर पे बैठे बैठे सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। नहीं, इतना तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसे नहीं जॉब मिल रही है? भाई ये तो मुझे कम पैसे की मिल सकती है, पर जॉब तो मिल ही जाएगी। आ जाओ, खोपड़ी में बैठ जाओ आके, इंटर्नशिप कर ले 3 महीने का, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इंटर्नशिप कर सकते हो? अच्छा जी, ठीक है जी जी। प्रतीक जी देखिए, अभी मेरी बहन भी रोजगार की बात कर रही थी, मेरा भाई भी रोजगार। नाटक ना फैलाओ, मुद्दे पे आओ। जो मोदी जी बोले कि बेटी लड़की को जॉब नहीं मिल रही है, देखिए कितनी दुखी है, मेरे आंसू आ रहे हैं। बैठ जाओ बाबू जी, मेरे आंसू आ रहे हैं, रुमाल लेके आओ। मोदी जी के जमाने में देखिए क्या हो रहा है। ओ तुम जा, बैठ जाओ, हरमन नेतागिरी न दिखाना। तुम्हारे समय में जैसे दूध की नदियां बह रही थी, और आप जहां संकल्प की कमी होती है, डिप्लोमा किया है तुमने सिविल में, 4 कंपनी मैं बताता हूं, और जाओ और वहां जाके आराम से वो इंटरव्यू दो आके, होगा। हाँ, जिसको अपने पे ही संदेह है वही बजरंग बली है। जिसको अपने पे संदेह हो उसके ऊपर ये बहस बेकार थी। बजरंग बली वही है, उसका मायने वही है। संदेह मत करो, जाओ तो कोशिश तो करो। बहन की मेन प्रॉब्लम ये होगी बहन की कि जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रही होगी, ये इसको चाहिए होगी सैलरी बेचारी को 15,000 20,000 कम से कम। इनको अंदाजा ना लगाओ। अपनी सुनो भाई इधर आओ, अपनी संभालो, दूसरे ना संभालो। देखिए बीजेपी कर्नाटक में गलत आरोप 40% का लगा रहे, कहीं कहीं तो उन्होंने 30% भी लिए। गरीब बच्चों के एडमिशन में 30% ले लिए, और इनका खुद का कार्यकर्ता संदीप पाटिल आत्महत्या कर गया, 40% नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन जिसने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, 40% कमीशन लिया गया। तो ये वो सरकार, इनके मंत्री ने खुद कहा, इनके विधायकों ने कहा कि 40% कमीशन। हनुमान जी ने कहा क्या? जो मुख्यमंत्री आवास की टोंटी तक उखाड़ के ले जाते हैं, वो कमीशन की बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। अरे बस व्यक्तिगत बातें ना कहा करो, गलत बात होती है। नहीं, लेकर गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं व्यक्तिगत आरोप में डिबेट में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आप बोलिए, अपनी बात बोलिए जी। आप सौम्य आदमी हैं, सभ्य आदमी है, लेकिन मैं ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत आरोप मत लगा। व्यक्तिगत नहीं है, तथ्य बदलेगा नहीं। जी आप रखिए, ठीक है, मैं आपसे मना नहीं। देखिए, जो डबल इंजन की सरकार ने हमारा काम किया है, लोगों तक हमने 57 लाख किसानों तक 10,000 प्रति माह किसान सम्मान योजना दी है। 4 लाख लोगों को आवास दिया है जिनके पास दशकों बाद भी स्वतंत्रता के पक्का घर नहीं था। जी अभी ये कह रहा था, आपको पता है किसान आत्महत्या में कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, शायद इनको ना पता। और दूसरी बात कह रहा, आपने कहा था कि कांग्रेस राज में दूध की नदियां तो नहीं बह रही थी, लेकिन दूध जो है वो 35 रुपए का था, सिलेंडर 450 रुपए का था, पेट्रोल 53 रुपए का था। ये